हेलो, मैं अमन रिजवी और शाहीन बाग से शायद मैं लाइमलाइट आई और मैं एक फ्रीडम फाइटर के ख़ानदान से हूँ। मेरे दादा परदादा इसी भारत को बचाने के लिए, शायद अगर आज वो जिंदा होते तो शायद अफसोस करते, हाय हम इस भारत के लिए मर गए। तो इसी भारत के लिए मेरे दादा परदादा जो थे वो फांसी पे चढ़े थे और मैं भी एक इनकलाबी खून थी, एक जुनूनी खून थी। जब ये एनआरसी का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो मैं भी संविधान बचाने के लिए उतरी, लेकिन मैं भूल गई शायद मैं भी भूल गई थी कि हम लोग जो खड़े हुए हैं, हम लोग जो एक मुहिम चला रहे हैं, हमारा रिजल्ट भी वही होना है जो 84 में हमारे सिख भाइयों का हुआ था। मैं ये नहीं कहती कि 84 मुझे याद है, मुझे बिल्कुल भी नहीं याद, लेकिन मेरे फादर ने मुझे हर पल उसको याद कराया। मेरे फादर ने उस हादसे को मरने नहीं दिया। वो रोज हमें स्टोरियां सुनाया करते थे और कहते थे देखो दिल्ली में 84 में क्या हुआ था। मैं जिस इलाके से, कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, मैं एक मुस्लिम हूँ और मैं यमुना विहार की तरफ से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पर सिख भाई बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते थे और मेरे फादर कहते थे कि इतनी बर्बरता से जलाया गया था इन लोगों को, इतनी बर्बरता से जलाया गया था, शायद 47 में भी हम लोग इतनी बुरी तरह नहीं कटे थे। या फिर हम कहते कि जितनी भी दंगे हुए इतनी बुरी तरह कोई नहीं मरा जितना सिख भाइयों को जलाया गया था। और बहुत दिन तक कुत्ते कभी टांग खींचे फिर रहे थे, कभी हाथ खींचे फिर रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा जुल्म हुआ था। और जुल्म करने वाले कौन थे? हमारे अपने भाई। इंदिरा गांधी तो एक नाम था कि इंदिरा गांधी को मार दिया गया, लेकिन उसके पीछे जो एक पूरी स्टोरी थी, जब आप किसी की आस्था पर हमला करेंगे, आप गोल्डन टेम्पल पे जाकर हमला करेंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार करेंगे, तो फिर आप किस उम्मीद में बैठे थे कि आपको वो लोग छोड़ देंगे? और मारने वाला कौन था? मात्र एक सरदार भाई था। और आपने इंतकाम किससे लिया? आपने पूरी कम्युनिटी से लिया। आपने लाखों की तादाद में सरदारों को मारा, जलाया, भूना, उनकी प्रॉपर्टी को लूटा। और उस वक्त भारत में हुकूमत किसकी थी? इसी कांग्रेस की थी जो आज दुहाइयां दे रही है। मेरे पापा ने हमेशा मुझसे यही बताया कि कांग्रेस को और बीजेपी को कभी अलग समझने की गलती करना ही मत। अगर एक हेड है तो दूसरा टेल है, ये दोनों सिक्के के एक पहलू हैं। अगर हम बीजेपी से पिटते हैं तो हम कहते हैं हाय कितनी मार खा ली, चलो कांग्रेस की तरफ चलते हैं। फिर हम कांग्रेस की तरफ आ जाते हैं, कांग्रेस हमें उससे ज्यादा मारती है, फिर हम बीजेपी की तरफ जाते हैं। तो गरज ये 70 साल से हमारे साथ यही जुल्म लगातार हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पिटने की आदत हो गई। हम आवाज नहीं उठाते हैं। किसी एक कम्युनिटी पे हमला होता है तो हम सोचते हैं हम तो सेफ हैं, सरदार मर रहा है, हम तो सेफ हैं, मुसलमान मर रहा है, हम तो सेफ हैं, किसान मर रहा है, हम तो सेफ हैं, दलित मर रहा है। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि मरने वाला भारतीय है। और जब एक इंसान मरता है मरता है तो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। और ये बात मैं नहीं कहती, मेरा कलाम पाक कहता है कि जब एक इंसान मरता है तो पूरी इंसानियत का कत्ल हो जाता है। क्योंकि खुदावंद करीम ने हमें इंसान को ऐसा बनाया है कि अगर दूसरे इंसान के हम पीठ चुबाते हैं तो तमाम इंसान को दर्द होता है। अब आप बताइए कितने लोग मरते हैं, बेटियां लूटती हैं, क्या दर्द होता है? नहीं होता हमें दर्द, क्योंकि हम बेहिस हो गए, हम टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड नहीं हो रहे। और हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा अगर हमें इस मरते हुए इस भारत को जिसका लगातार बलात्कार हो रहा है, बेटियों का बलात्कार हो रहा है, संविधान का बलात्कार हो रहा है, इंसानियत का बलात्कार हो रहा है और भारत की रेपुटेशन का इंटरनेशनल बलात्कार हो रहा है। अगर हमें इसको बचाना है तो हमें एक मंच पे आना होगा और हमें इसी तरह यूनाइटेड होना पड़ेगा। ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, ना हम सरदार हैं, ना हम मजदूर हैं, हम सबसे पहले भारतीय हैं। वो हमारी आस्था का मामला है जनाब, के हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, हम किस खुदा पर यकीन रखें वो हमारा दिल का मामला है। लेकिन सबसे पहले हमें ये यकीन करना पड़ेगा हम भारतीय हैं। भारत नहीं टूट रहा, जमीन टूटती ही नहीं, हमें तोड़ा जा रहा है। और तोड़ने वाले कौन है? यही सरकारी पालतू है जो हमें तोड़ रहे हैं। इनको पता है कि बस खाली फूट डाल दो, हिंदुत्व का झंडा पकड़ा दो कि हिंदू खतरे में। और झंडा पकड़ने वाले कौन बेवकूफ हैं? हम ही ओबीसी समाज जितने उच्च कोटि के लोग हैं, ये आपको तीर त्रिशूल तलवार पकड़ के सड़क पे उतार देते और कहते हैं हिंदू खतरे में, बचा लो। और इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। कभी किसी ब्राह्मण को, किसी उच्च कोटि को देखा अपने सड़क पे तलवारें लेके उतरने वाले कौन होते हैं? हम ही बेवकूफ ओबीसी समाज। और हम भारत में कितने 95% हम लोग भारत में हैं, लेकिन हम ये बात समझ नहीं पा रहे। अब किसानों पर हमला, कभी जवानों पर हमला, कभी बेटियों पे हमला, कभी कम्युनिटी पे हमला।
कभी दिल्ली में हमला, कभी बिहार में हमला, कभी यूपी में हमला, तो कब तक ये हमले बर्दाश्त करेंगे? हम कब जागेंगे और कब हम यूनाइटेड होंगे? अगर हमें अपने भारत को बचाना है तो इस वक्त हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा। ये एनआरसी शुरू हुई थी, लोगों ने कहा है मुसलमानों के लिए थी। नहीं, एनआरसी मुसलमानों के लिए नहीं थी, मुसलमानों के लिए भी थी, क्योंकि अगर ये मुसलमानों के लिए होती तो पेपर भी सिर्फ ये 34 करोड़ या 35 करोड़ मुसलमानों से मांगते, ना कि पूरे भारत से मांगते। इन्होंने पूरे भारत से पेपर मांगे थे। हाँ, बेवकूफ बेचारे मुसलमान संविधान बचाने के लिए सड़कों पर बैठ गए, ये सोचे बगैर कि हमारे साथ क्या होगा। और बैठने वाली कौन थी? सारी औरतें थी। 350 शाहीन बाग थे, उनके साथ क्या करा गया? कितनी बर्बरता दिखाई गई, अनलिमिटेड बार गोलियां चलाई गई और हमें मिनी पाकिस्तान बताया गया। हम तो संविधान लेकर बैठे थे, हम तो पाकिस्तान के नारे नहीं लगा रहे थे, हम तो भीमराव अंबेडकर को लेकर बैठे थे, हम तो अशफाकुल्लाह को लेकर बैठे थे, हम तो भगत सिंह को लेकर बैठे थे। तो क्या पाकिस्तान अशफाकुल्लाह को मानता है? क्या पाकिस्तान भीमराव अंबेडकर को मानता है? हमें करंट बताया गया कि बाबरपुर में ऐसा बटन दबाओ कि शाहीन बाग हिल जाए। तो ये हमारे साथ हुआ, लेकिन दूसरी कम्युनिटी ने आके हमें प्रमोट नहीं करा। आए स्टेज पर आए, अपनी तकरीरें करी और चले गए। यही वजह है कि शाहीन बाग कामयाब नहीं हुआ। अगर पूरा भारत शाहीन बाग के साथ खड़ा हो जाता तो आज शाहीन बाग पूरे भारत की हिस्ट्री बदल देता, क्योंकि दुनिया के इतिहास में पहला प्रोटेस्ट था जो औरतें चला रही थी। 350 प्रोटेस्ट चल रहे थे और जिनको कोई लीड नहीं कर रहा था। ऐसा प्रोटेस्ट ना हुआ है, ना होगा। और इतना कामयाब प्रोटेस्ट जो 102 दिन तक चला, 110 दिन तक चला, जिसको कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा था, अपने बेस पे चल रहा था, अपने बेस पे खाने चल रहे थे, वो अलग बात है। हमारी बिरयानी बदनाम हो गई। इन जाहिलों को कौन बताए? मुसलमान तो बिरयानी वाले होते हैं। हम पैदा होते हैं तो बिरयानी बनती है, हमारे यहाँ शादी होती है तो बिरयानी बनती है, हम मर जाए तो भी बिरयानी बनती है, हमारे यहाँ हफ्ता होता तब भी बिरयानी बनती है। और जिस बिरयानी को ये बर्बाद करने के लिए आए थे, आज वो मुसलमान आज भी मजे से बिरयानी खा रहा है। तो पूरे भारत का तुमने रोटी छीन ली एक बिरयानी के पीछे, और मुसलमान बेचारे आज भी बिरयानी फख्र से खा रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आपको किस बेस पे लड़वाया जा रहा है। आप हिंदू मुसलमान बाद में, पहले आप भारतीय हैं। तो इस भारत को बचाना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, खासकर उन युवाओं की जिम्मेदारी है जिनके कांधे पर इस वक्त भारत है, क्योंकि आप हमारे भारत का फ्यूचर है। तो बस मैं यही कहूंगी, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो।